भारतीय जनता पार्टी जो है वो 134 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, पोस्टल बैलेट में भी और जो ईवीएम का काउंट है उसमें भी कांग्रेस 38 पर है। आम आदमी पार्टी 8 पर पहुंच गई है भाई गुजरात में। तो इसका मतलब कि एकदम आप ये मत समझिए कि बिल्कुल कुछ था ही नहीं है, जैसे कांग्रेस का विश्लेषण था कि एक बड़ा सा जीरो आएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ जो कांग्रेस के ऑफिस के बाहर घड़ी लगी तो 182 में 8 है ना भाई। एग्जिट पोल में तो उनको दिखाया है, एग्जिट पोल में तो काफी उनके वोट भी दिखाए हैं और सीटें भी काफी दिखाई हैं। और अगर हिमाचल की बात करें, सीट का 20% का वो कह रहा है कि कम से कम 20% वोट 20% भी देखिए, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। उनका कहना है ना परिवर्तन होगा तो किसका परिवर्तन होगा? हाँ, परिवर्तन तो खैर परिवर्तन तो आप अगर ये लीड मटेरियलाइज करता है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी अब तक की जीत इस लीडरशिप में मानी जाएगी। 134 जो है ये भारतीय जनता पार्टी का इस लीडरशिप का बेस्ट एवर स्कोर होने जा रहा है। मतलब जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे तब भी इतना अच्छा नहीं था, नहीं हुआ तो वो 127 पर वो मैक्स आउट हो गया था, वो अब 134 यहां पर बता रहे हैं। और एक रोचक कहानी हिमाचल से भी आ रही है और वो कहानी है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अभी तक, लेकिन कांग्रेस भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है अखिलेश जी। हाँ। निधि जी ये जरा देखें, 36 पर बीजेपी और 30 पर कांग्रेस और अदर्स जो हैं वो 2 पर हैं। हाँ। अब ये अदर्स में कितने बागी हैं और कितने निर्दलीय हैं वो देखना होगा ना कि 2 है। सौरभ बिल्कुल कह रहा है तो ये जो खेला हो गया, ये डिफरेंस कम हो रहा है क्या? ये डिफरेंस कम हो रहा है, कांग्रेस क्लोज इन कर रही है। तो ये मुकाबला थोड़ा सा हिमाचल में रोचक होता हुआ दिख रहा है। आज शाम तक चलेगा इसी तरह। हाँ, शाम तक चलेगा। जो टू क्लोज टू कॉल है ये इसको छोड़ देते हैं, कहीं गुजरात से ज्यादा रोचक ना हो जाए। हाँ, नहीं गुजरात में तो कहानी है नहीं, खत्म है। हाँ, तो एकदम आप हम सब पैकअप कर सकते हैं। नहीं तो अब सुदीप जी, जो आप गुजरात घूम के आए हैं, जो गुजरात में हम यदि इसको माने, अभी जो हमारे पास जो भी आंकड़े हैं, मतलब पूरा चावल के लिए पूरा प्रेशर कुकर खोल के थोड़ी देख, मतलब एक दाना लोग देखता है खोल के यदि हांडी में चढ़ाते हैं तो क्या ये ट्रेंड है? तो ये सबसे बड़ी सीख क्या है आम आदमी पार्टी के लिए या फिर कांग्रेस के लिए? तो आपने कहा कि वो लड़े नहीं, जो एक तीसरी पार्टी जो डेंट मारने वाली थी, क्या उनका लक्ष्य ये था कि हम 6% वोट लेकर के आज शाम तक नेशनल पार्टी बन जाए? देखिए, ये तो इन लोगों को गेन हो रहा है। मेरे लिए तो अभी भी मैं कहूंगा कि सीख कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस के पास जो 3 प्रॉमिसिंग चेहरे थे, यंग, अल्पेश ठाकुर ओबीसी, पटेल में हार्दिक और जिग्नेश मेवानी दलित में, आज उन्होंने जैसा भी किया, आज केवल जिग्नेश मेवानी उनके पास है, वो 42% वोट तक पहुंच गए थे। उन्होंने बीजेपी को 100 के नीचे कर लिया था। अगर वो 5 साल पूरी तैयारी करते और अपनी पार्टी को ठीक से रखते, पिछले 2-2.5 साल में 19 विधायक उनके छोड़ के गए। किसी विधायक के जाने के बाद कांग्रेस लीडरशिप ने कंसर्न नहीं दिखाया कि भाई आगे कोई ना जाए, रोकने की कोशिश, मान मनौवल, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो वो उस स्थिति में उनका जो परफॉर्मेंस आ रहा है, मैं तो ये मानूंगा कि अभी भी बहुत सीटें आ रही है कांग्रेस की, जिस तरीके से वो लड़े हैं। आम आदमी पार्टी डेफिनेटली उसको जगह को सेंस किया कि यहां पे विपक्ष की स्थिति खराब है, हमको स्पेस है, और वो अंदर आए हैं। अगर वोट परसेंटेज उनका 20 तक पहुंच जाता है तो अगले बार वो रिप्लेस कर देंगे कांग्रेस को, अगले बार रिप्लेस कर देंगे कांग्रेस के साथ। मनोरंजन, यहाँ बता दूं, तनुश्री ने बात की कांग्रेस के नेता रघु शर्मा से, मुकुल वासनिक से, तो अगर वो बातचीत जैसे ही आती है तो हम दिखाएंगे वो, क्योंकि कांग्रेस पर इस समय नजर है कि गुजरात में किस तरह से प्रदर्शन कांग्रेस का रहता है। और बीजेपी के फिलहाल, अगर अखिलेश किस तरह से आप देख रहे हैं जो बीजेपी के फिलहाल अभी रुझान आ रहे हैं गुजरात में? बालिया से जीत रहे हैं गढ़वी साहब। नहीं, देखिए बड़ी बात है बीजेपी के लिए, क्योंकि ये काफी चुनौती उनको मिली थी। पिछली बार का जो उनका अनुभव था वो ठीक अनुभव नहीं रहा बीजेपी के लिए गुजरात का, क्योंकि वो मानकर चल रहे थे कि बड़ी जीत मिलेगी, लेकिन 3 अंकों में भी नहीं पहुंच पाए थे। पहली बार 1995 के बाद ऐसा हुआ था। और इस बार अगर जैसे कि एग्जिट पोल कह रहे हैं कि 130-135 सीटें मिल सकती है बीजेपी को, अभी रुझान भी फिलहाल वही दिख रहे हैं, तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी जीत होगी। और जिस तरह से पीएम मोदी के नाम पर पार्टी ने चुनाव लड़ा और वो सबसे ज्यादा आगे उतर करके चुनाव मैदान में उतरे, तो ये आने वाले जो अगले साल के चुनाव है, जिसमें कर्नाटक है, त्रिपुरा है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सब के लिए बीजेपी का जो मोराल है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। और 2024 के लिए भी ये एक बड़ी भूमिका। तनुश्री के पास चलते हैं। जी तनुश्री। बहुत गलत हो सकता है और मैं ये उम्मीद रखता हूँ, जिस तरह से आपने कहा कि चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं और स्थिति धीरे धीरे बेहतर होते जाएंगी, कांग्रेस के हक में होते जाएगी। आप बस इंतजार करिए। अच्छा, हम बस इंतजार करें।
जी, शुक्रिया आपका ये हमसे बात करने के लिए। रघु जी, आप भी बताइए कि जो रुझान अभी तक दिख रहा है, आपके सामने दिख रहा है, कंफर्टेबल विन दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में, कितना गलत हो जाएगा वो? ये पोस्टल बैलेट्स का परिणाम दिखा रहे हैं। असली जो काउंटिंग है वो तो अब शुरू हो रही है, तो थोड़ा वेट करना चाहिए। 2 घंटे बाद हम बात करते हैं। नहीं, फिर भी क्या लग रहा है, क्या कितनी उम्मीद लग रही है? कांग्रेस चौंकाने वाले परिणाम देगी इस बार, मैं आपको कह रहा हूँ। जिस ढंग की मेहनत की है हमने और जिस ढंग का गुस्सा लोगों में था, उसके परिणाम तो अब आएंगे। ये तो पोस्टल बैलेट है, असली परिणाम तो अब शुरू होगा। चौंकाने वाले मतलब क्या? बिल्कुल एग्जिट पोल्स गलत हो जाएंगे, अर्ली ट्रेंड्स गलत हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा। एग्जिट पोल तो पिछली बार भी गलत हुआ था। बीजेपी पिछली बार 150 प्लस बोल रही थी, लेकिन परिणाम तो कुछ और आया, 100 के नीचे चले गए बीजेपी। क्या लगता है, वोट शेयर बढ़ेगा सर? सीट शेयर बढ़ेगा कांग्रेस का गुजरात में? सीट भी बढ़ेगी, वोट भी बढ़ेगा, सब चीज आप देखना 2 घंटे बाद बात करते हैं। तो रघु शर्मा और मुकुल वासनिक का कहना है, कांग्रेस ऑफिस जहां पे इस वक्त पे हम मौजूद हैं अहमदाबाद में, कि जो अर्ली ट्रेंड्स है, जो रुझान है अब तक और जो एग्जिट पोल्स है, सभी गलत है। कांग्रेस एक चौंकाने वाला रिजल्ट दे देगा। देखते हैं वो होता है कि नहीं, पर इस वक्त कांग्रेस लीडर्स अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं स्क्रीन पे और रुझान देख रहे हैं लगातार और कह रहे हैं कि अभी 1 घंटे बाद हमसे बात करिए, शॉकिंग रिजल्ट के लिए तैयार रहिए। देखते हैं वो होता है कि नहीं। शॉकिंग, चौंकाने वाले नतीजे पर इतना जोर दिया। सबसे बड़ी बात है, आज के दिन रघु शर्मा और मुकुल वासनिक जैसा ब्रेव चेहरा बनाना मुझसे तो संभव नहीं है। कि वहां बैठे हैं और अभी बोलते हैं अभी रुकिए, तो अभी 5 मिनट और रुकिए, अभी ये बैलेट है, अभी तो शुरुआती राउंड है, अभी पूरा राउंड हो जाने दीजिए, हम चौंकाने वाले करेंगे। पिछला चुनाव आप देख चुके हैं, हम एकदम क्लोज कर दिए थे। अरे भाई साहब, इस चुनाव में क्या किए, घर बैठे रहे, सिर्फ प्रोवन करते रहे। एक चीज है ना, इसके अलावा बोलेंगे भी क्या? अगर आप उनके जगह होते तो आप क्या बोलेंगे? मैं भाग जाता, मैं बोलता हूँ मुझे नहीं करना ये काम। यदि आप मेहनत नहीं कर सकते हैं, मुकुल वासनिक साहब यदि चुनाव रिजल्ट के दिन वहां रहते हैं, पिछले 5 साल कहाँ रहते हैं एआईसीसी में? हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए, उनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ सोहित भी हैं गांधीनगर, देवेंद्र पटेल वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए गुजरात से। देवेंद्र जी आएंगे, लेकिन पहले सोहित के पास हमें जाने के लिए कहा जा रहा है अहमदाबाद में। जी सोहित, वहां पर क्या स्थिति है इस समय? जी देखिए, ये जो अभी मैं तनुश्री के इंटरव्यू को सुन रहा था, तो जिस तरह से कांग्रेस के नेता कह रहे हैं चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, कल भी रात को भी जब हमने बात की थी यही लाइन उन्होंने बार बार कह रहे थे, चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। लेकिन जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर गिनती वोटों की शुरू है और अभी जो जानकारी है उसके अनुसार पहले राउंड में जहां पर हार्दिक पटेल ट्रेल कर रहे थे, विरामगाम सीट की बात करें, तो दूसरे राउंड में उन्होंने बढ़ाई है। अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें भी कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, यानी हार्दिक पटेल को अब तक 6,762 वोट मिले हैं, तो दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी है जिसे 6,340 वोट मिले हैं। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, जो अभी वहां के मौजूदा विधायक भी हैं, 10 साल से इस सीट पर कांग्रेस की पकड़ रही है, वो 2018 वोट उन्हें अभी मिले हैं। हालांकि ये शुरुआत है, लेकिन इससे ये समझा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है वो तो काफ़ी बढ़ने वाला है। पिछली बार 29 सीटों पर लड़े थे, सभी जगहों पर डिपॉजिट जब्त हो गई थी, लेकिन इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो देखना काफ़ी अहम होगा। आम आदमी पार्टी एक तो अपना वोटिंग परसेंटेज कितना बढ़ा पाती है, वो दूसरी बात वो किसका वोटिंग काटती है, या जो वोटिंग परसेंटेज, एक तो पहली वोटिंग कम हुई है, उसमें भी अगर आम आदमी पार्टी अच्छी तरीके से क्योंकि 2-3 सीटें हमने देखी जहां पर आम आदमी पार्टी टक्कर देती हुई नजर आ रही है, क्लोज सेकंड पर है, तो अगर ये ट्रेंड चलता रहता है तो एक तो आम आदमी पार्टी की जो वोटिंग परसेंटेज है वो देखना होगा, क्या कांग्रेस की वो वोटिंग परसेंटेज काट रहे हैं या फिर बीजेपी की, इस पर भी नज़र बनी रहेगी। बहरहाल पहले राउंड में तो नंबर 1 पर पहुंच गई थी विरामगाम में। ये सीट इसलिए भी अहम है, जैसे कि हम सुबह से बता भी रहे हैं कि एक जो की कैंडिडेट हैं बीजेपी के, वो यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। 10 साल तक ये सीट कांग्रेस की थी, लेकिन कांग्रेस फिलहाल नंबर 3 पर है। तो ऐसे में क्या चौंकाने वाले नतीजे कांग्रेस देती है, इस पर तो नज़र बनी ही रहेगी। आम आदमी पार्टी क्या कुछ करती है, कितना वोट उन्हें मिलता है, ये देखना काफ़ी अहम होगा। जी बिल्कुल। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज हम जरा दे दें। गुजरात में तो अगर इस तरीके का ट्रेंड रहा तो डन डील रहेगी बीजेपी के लिए, लेकिन हिमाचल में ऐसा नहीं है। हिमाचल में दोनों पार्टियां अब कांटे की टक्कर में हैं। 33 सीट पर दोनों अपनी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, कांग्रेस और बीजेपी। मनोरंजन जी, अखिलेश जी, दोनों ही कैंप में। इसका मतलब मनोरंजन, जो फैसला कांग्रेस ने किया है हुड्डा जी को और बघेल को वहां भेजने का, ठीक है फैसला हो,
हाँ, अभी अब हम कर सकते हैं कि ठीक है, अब हेलीकॉप्टर वगैरह का अब इधर उधर फोन करना शुरू कर दीजिए कि शायद आपके चांस है। और क्या रिजॉर्ट मतलब रायपुर में और जयपुर में भी है अभी होगी। हाँ, अभी रायपुर वाला ज्यादा अच्छा है। सुदीप जी को मालूम होगा, वो बहुत दूर भी है सर। सोनिया गांधी राजस्थान पहुंच चुकी है, उनका कल जन्मदिन भी है और राजस्थान भी ज्यादा अच्छा वेन्यू माना जा रहा है। अब ये तमाम चर्चा है। देखिए 35 लोग आते हैं तो एक बस में फिट भी हो जाएंगे। जी बिल्कुल। आराम से। नहीं, दिक्कत ये है कि मुझे लगता है रायपुर जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में जो है मैडम वगैरह के वजह से चीफ मिनिस्टर बिजी हैं, वहां पे अरेंजमेंट कौन करेगा। रायपुर वाला जो है वो जंगल में, निधि भी जानती है उस रिजॉर्ट को। नहीं, मैं तो नहीं जानती उस रिजॉर्ट को। सुदीप जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप हिमाचल होकर आए हैं और आप जब से आए तब से यही कह रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस वहां पर बेहतर करेगी। अब जो ये रुझान है, शुरुआती रुझान ही है, लेकिन आश्वस्त हैं आप? नहीं, अभी भी मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनाने की संभावना वहां ज्यादा है। और लेकिन जो अभी मेरे पास जानकारी आई है, जो दो निर्दलीय दिखा रहे हैं वो दोनों निर्दलीय बीजेपी के बागी हैं। वो केएल ठाकुर, इंटरेस्टिंग सीट है नालागढ़, वहां कांग्रेस के एमएलए लखविंदर सिंह राणा को बीजेपी ने प्रवेश दिया और बीजेपी से टिकट दिया। केएल ठाकुर जो पुराने बीजेपी के कैंडिडेट थे वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय। किस खेमे के हैं वो धूमल खेमे के ही है और उसके बाद केएल ठाकुर लीड कर रहे हैं। नहीं, ये इंडिपेंडेंट जो लीड कर रहे हैं, हाँ। ये अगर जरूरत पड़ी, हाँ। तो ये किस तरफ जाएंगे? बीजेपी में जाएंगे। ये बीजेपी के ही बागी है ये। जो धूमल जी कहेंगे, मैं वही कह रही हूँ, जो धूमल जी कहेंगे। अखिलेश, आप बताइए, ये कहा जा रहा है कि धूमल जी नाराज हैं, कह नहीं रहे हैं, हाँ। मुश्किल से वो प्रचार के लिए उतरे मैदान में जब उनको कहा गया। और जो ये परिस्थिति है दो निर्दलियों की, अगर धूमल जी को मना लिया गया और जो उनकी मांग रही, जो एक बड़ा शीर्ष पद होता है, क्या उस तक बात पहुंच सकती है? ये देखने की बात होगी निधि, आंकड़े किस तरह के आते हैं, लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन नाराजगी अगर उनकी है तो वो आज की नहीं है, 5 साल पुरानी नाराजगी है। आप जानते हैं कि जब वो अपना खुद का ही चुनाव हार गए थे, जिन परिस्थितियों में चुनाव हारे थे, पार्टी जीत गई, वो सीएम का चेहरा थे, लेकिन खुद चुनाव हार गए, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। लेकिन जब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हारे धामी, तो उन्हें फिर दोबारा बना दिया। तो इस तरह के अलग अलग जो पैमाने होते हैं, उसको लेकर के जाहिर सी बात है कि बीजेपी के भीतर सवाल उठते हैं। लेकिन उनके बारे में ये भी कहते हैं कि भाई आपके बेटे हैं, वो केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट देना, इस तरह का बहुत ही सख्त अब बीजेपी ने नियम बना दिया। तो में भी है एक बेटे बीसीसीआई में, लेकिन वो तो क्या राजनीति नहीं है। नहीं, लेकिन अगर परिवारवाद राजनीति की बात कर लें, राजनाथ सिंह और पंकज सिंह, तो उसमें ये नियम है कि देखिए, उसमें नियम है कि अब देखिए पंकज मंत्री नहीं बने ना, हाँ, राजनाथ सिंह यहाँ पर मंत्री हैं और पंकज जो है, पंकज बहुत लंबे समय से संगठन में काम करते हुए आ रहे हैं। तो अब ये नियम बिल्कुल साफ है कि आपको परिवार में से एक ही व्यक्ति को सरकार में पद मिलेगा। 2024 का चुनाव मोदी जी पूरी तरह परिवारवाद के खिलाफ लड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लड़ाई उनको घर के भीतर कर रहे हैं, इसीलिए ही हो रहा है, कर रहे हैं। ये सारा कुछ इसीलिए हो रहा है। राजस्थान में राजस्थान में कई सारे बीजेपी ने उपचुनाव हारे। वो क्यों हारे? क्योंकि जो जिनकी मृत्यु हुई थी उनके परिवार वालों को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, तो बीजेपी वो चुनाव वहां पर हार गई थी। पर वो अड़ गए थे, उन्होंने कहा था कि हम किसी भी शर्त पर परिवार वालों को टिकट। इस बार वही, क्योंकि सारी क्षेत्रीय पार्टियां परिवारवाद वाली हैं और जितने भी उनके मेन अपोनेंट हैं। नेता का बेटा क्या करेगा फिर? अब ये एक अलग सवाल है। वकील का बेटा वकील नहीं, और बीजेपी और ऐसा हमारे साथ आ गए। एक बार सुदीप जी, ये जानना जरूरी है क्योंकि सौरभ ने सुबह सुबह ही हमको ये कह दिया था। सौरभ को जरा स्क्रीन पर ले लें प्लीज। सौरभ शुक्ला ने सुबह सुबह ही ठंड के माहौल में, सर्दी में गर्मी का एहसास दिलाया, ये बोल के कि हिमाचल में बड़ा रोचक मुकाबला होने वाला है और बिल्कुल वैसा ही होता जा रहा है। जी सौरभ, दीजिए रिपोर्ट। देखिए संकेत जी, सुदीप जी हमारे साथ हिमाचल में ये भी घूम रहे थे, उन्होंने बहुत ग्राउंड रिपोर्ट की थी। इनसे बड़ा मतभेद हुए थे हमारे कुछ बातों में, लेकिन हम आपको बता रहे हैं रेबल्स जो हैं 3 सीटों पर लीड कर रहे हैं। बाबा बोल रहे थे सुबह हमसे कि रेबल्स जीतेंगे। नहीं, मनभेद नहीं, सुदीप जी से मनभेद नहीं हो सकता। तो बाबा सुबह बोल रहे थे कि वो मनभेद संकेत जी से हो जाता है कभी कभी। तो वो सुबह हम लोग बात कर रहे थे इंडिपेंडेंट्स। 3 इंडिपेंडेंट्स हैं जो इस वक्त आगे चल रहे हैं, जिसमें से देहरा से होशियार सिंह, मैं पहले से बोल रहा था, ये बीजेपी में चले गए थे, बीजेपी ने टिकट नहीं किया, तो होशियार सिंह जो हैं वो आगे चल रहे हैं देहरा से, जो अभी शुरुआती रुझान है और बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। देखिए, ना बीजेपी वाले बाहर आ रहे हैं अब, ना कांग्रेस वाले। अब सुबह प्रतिभा सिंह से बात हुई, अब वो भी स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं कि प्लान बी क्या होना चाहिए। इतना क्लोज कॉन्टेस्ट है, 10 बजे तक क्लियर होगी पिक्चर। लेकिन जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री रहेंगे,
अगर रेबल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कि रेबल्स साफ तौर पर, चाहे वो होशियार सिंह हो, चाहे वो परमार हो, सब कह रहे थे कि अगर धूमल साहब को टिकट देते तो हम लोग बीजेपी के साथ रहते, तो धूमल साहब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। या फिर कांग्रेस को देखना होगा, क्योंकि थियोग से इंदु वर्मा जो कांग्रेस की रेबल हैं वो लीड कर रही हैं, तो वो कांग्रेस की भी एक रेबल है जो लीड कर रही हैं। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला। और मैं फिर बोल रहा हूं आपको, अखिलेश जी, बाबा, संकेत जी, निधि जी, अंत में सबसे रोचक जो मुकाबला, क्योंकि बाकी तो मुकाबला दिख नहीं रहा है, जो मुकाबला है रोचक वो हिमाचल में है। और देखेंगे कि अभी आए नहीं है भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो नजर बनाए हुए हैं। और अगर लगेगा कि कुछ 19-20 हो रहा है तो सीधे हेलीकॉप्टर लेकर, चॉपर लेकर यहां पहुंचेंगे। और उम्मीद जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ऑलरेडी तैयारी होने लग गई है रायपुर की, रायपुर ले जा सकते हैं क्योंकि इतना क्लोज बैटल है। वो कॉल लेंगे लोग 11 बजे के बाद। राजीव शुक्ला इंचार्ज वो नहीं पहुंचे हैं, वो दिल्ली में ही मौजूद है, वहीं से नजर बनाए हुए हैं। तो कांग्रेस को लगता है कि हिमाचल प्रदेश है जहां पर उनको होप है, क्योंकि रेबल फैक्टर है, यहां पर एंटी इनकम्बेंसी है, यहां लोग सरकार बदल देते हैं, 3 चीजें उनके फेवर में जा रही हैं। तो अगर अब भी हिमाचल नहीं जीती कांग्रेस और हिमाचल में नहीं बना पाई तो एक बहुत बड़ी हानि होगी कांग्रेस की। 2024 का लोकसभा चुनाव जाना है, कुछ तो मोराल बूस्टर हो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए। तो फिलहाल वैसे सुदीप जी ने बोला था मेरे को इलेक्शंस में कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है। सुदीप जी स्टूडियो में ही है। सौरभ, सुदीप कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए। सुदीप, सौरभ, वो थियोग से जो आपने बताया इंदु वर्मा, वो 3 महीने पहले कांग्रेस में आई थी। वो राकेश वर्मा की वाइफ है जो बीजेपी के ही नेता थे, और उसके बाद जब टिकट नहीं मिला तो फिर वापस बागी लड़ रही है। तो उनका भी बैकग्राउंड बीजेपी है, तीनों बागी बीजेपी के हैं। हाँ बिल्कुल, तीनों बागी बीजेपी के हैं, लेकिन कांग्रेस में आ गई थी। और एक उनसे लड़ाई जो आज के दिन यदि हंग होती है स्थिति में, जो संकेत यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ऐसे में हंग होने में क्या प्लस एडवांटेज बीजेपी है? अभी तक अगर आप पुराना इक्वेशन देखेंगे तो अगर बाबा मैं बता रहा हूं आपको, ये जो हिमाचल है वो नड्डा का प्रेस्टीज बैटल है। नड्डा का प्रेस्टीज बैटल यानी केंद्रीय नेतृत्व का प्रेस्टीज बैटल, मोदी जी का प्रेस्टीज बैटल। अगर कांग्रेस 40 से नीचे रहती है तो मेरा अनुभव कहता है कि बीजेपी सरकार बनाएगी। मेरे को ऐसा लगता है, कुछ भी हो सकता है। बीजेपी सरकार बनाएगी, आज बनाए 6 महीने बाद बनाए, इस पे कोई डिबेट नहीं कर रहे हैं, वो सब हमको मालूम है। भले भी इसी बात पर बीजेपी वाले गुस्सा हो जाते हैं हमसे। तो बहरहाल मुझे थोड़ा सा रोकना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि मुझे कहा जा रहा है देवेंद्र पटेल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, चयनिका उनियाल प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ है, श्याम प्रकाश जाटव जी बीजेपी के हमारे साथ है, संजीव झा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ है। बीजेपी की बात हो रही है। श्याम प्रकाश जाटव, इस समय अगर आप हिमाचल को देखें तो पहले बताइए, हिमाचल को अभी फिलहाल यहाँ पे कांटे की टक्कर नजर आ रही है। मुझे लगता है कि हिमाचल में बीजेपी का क्लियर मेजोरिटी आ जाएगी, क्योंकि जिस वक्त में कांटे की टक्कर है, इनफैक्ट क्या है कि लंबा अभी चलेगा ये कैलकुलेशन जो है, तो उसमें काउंटिंग को अभी वेट करने में मैं समझता हूँ जैसे 2 घंटे की बात है, उसमें काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। और जनता ने वहां पर जो है वो डेवलपमेंट के नाम पर चूंकि वोट किया है, तो जनता की जीत होगी हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमें 2 घंटे तक इंतजार करना चाहिए। देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए, गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जमीनी हालात को समझते हैं। देवेंद्र जी, आपका क्या आंकलन? हालांकि कहा जा रहा है अभी सिर्फ बैलेट वोट्स अभी तक आए हैं, लेकिन उस लिहाज से आपका क्या आंकलन गुजरात के संदर्भ में? निधि जी, बैलेट और जो पोस्टल बैलेट है या बैलेट बॉक्स वाले ईवीएम है, उसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं गुजरात की जमीनी हकीकत को ठीक से जानता हूं। मैंने अगली डिबेट में भी आपसे कहा था कि कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं है। कांग्रेस ने तो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर दे लिया कि भाई आप चुनाव लड़ो, हम तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के खातिर इधर इधर घूमने के लिए आएंगे और कुछ करना होगा तो कर लेंगे। उन्होंने देखिए कि ये गुजरात ये प्रधानमंत्री मोदी जी का होम स्टेट है, गृह मंत्री अमित शाह जी का होम स्टेट है, और ये इलेक्शन क्योंकि इसके बाद कुछ और राज्य में इलेक्शन आने वाले हैं, फिर 2024 में लोकसभा के इलेक्शन आने वाला है। तो मैंने पहले कहा था कि ये इलेक्शन आगे आने वाले इलेक्शनों के लिए एक लिटमस टेस्ट बनने वाला है। तो गुजरात में किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से जीतना जरूरी है। वो जितना इंपॉर्टेंस, जितनी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी ने लिया, इतनी गंभीरता से कांग्रेस ने नहीं लिया है।
चाहे मैं जानता हूं कि आम आदमी की पार्टी शायद सिंगल डिजिट में हो जाए या थोड़ी इधर उधर हो जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जितनी मेहनत की उतनी मेहनत कांग्रेस ने नहीं की। ये महत्वपूर्ण गुजरात में 270 पब्लिक रैलियां हुई, 34 मीटिंगें प्रधानमंत्री मोदी जी ने की, 30 से ज्यादा पब्लिक मीटिंगें अमित शाह जी ने की, 7 राज्यों के मुख्यमंत्री गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के आए और राहुल गांधी सिर्फ 2 बार आए और फिर वो चले गए, जैसे कि उनको गुजरात के इलेक्शन का कोई गंभीरता से उन्होंने लिया ही नहीं। अशोक गहलोत जी को पूरा गुजरात सौंप दिया। अशोक गहलोत जी तो अपने प्रश्न में, अपनी समस्या में उतने उलझे हुए कि वो सिर्फ आने के लिए आए और चले गए। खड़गे साहब एक दफे आए और ऐसा बोल के गए कि सीधा बेनिफिट वो भारतीय जनता पार्टी को होकर के गए। तो मतलब कि ये इलेक्शन ये जो बात आपने उठाई खड़गे जी के बयान वाली, क्या आपको लगता है कि ये इसी तरह के कुछ इमोशनल इश्यूज की बीजेपी को तलाश थी, जो कि पहले मधुसूदन मिस्त्री जी ने औकात वाली बात करके और फिर बाद में खड़गे जी ने रावण वाली बात करके बीजेपी को ये मौका दे दिया? नहीं, खड़गे जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। देखो, खड़गे जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी की तुलना रावण से की। ये गुजरात की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। गुजरात की अस्मिता पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात उन्होंने कर दिया। उन्होंने जो बोलना था इश्यू पे बोलने के बजाय वो सीधा मोदी जी पे पर्सनल अटैक कर दिया। मोदी जी पर पर्सनल अटैक गुजरात की जनता कभी नहीं सहेगी। वो गुजरात के एकदम सबसे प्रिय पुत्र है, तो गुजरात की जनता उनको चाहती है। एक दफे मोदी जी का चेहरा गुजरात के लोगों के सामने आ जाता है तो लोग सभी भेदभाव, सभी ज्ञातिवाद, सोशल इंजीनियरिंग सब कुछ भूल जाते हैं और सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं। वो शायद रुझानों में दिख भी रहा है संकेत, जिस तरह से बीजेपी का 143 सीटें, ये तो बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड। अब मुझे लग रहा है कि ये बेस्ट एवर गुजरात का जो स्कोर है उससे बीजेपी मुश्किल से 6 सीट दूर है। यानी कि अगर वो 6 और ले आए तो वो 149 पे पहुंच जाएंगे माधव सिंह सोलंकी के रिकॉर्ड पर, और उसको भी, और ये CR पाटिल का जो सपना था कि मैं 150 पार हो जाऊं, वो इस रेट पर तो पूरा हो जाएगा। लेकिन हिमाचल में अभी थोड़ी देर के लिए कांग्रेस पार्टी बीजेपी से आगे चली गई थी। वो लोग 35 पर थे और बीजेपी 32, लेकिन अभी भी कांटे की टक्कर चल रही है एकदम नेक एंड नेक। शाम तक ऐसे ही चलेगा क्योंकि छोटा राज्य। सुदीप, आप कुछ करना चाह रहे? मैं ये बात सही है कि इस चुनाव में लोग बीजेपी के वोटर गुजरात में जो लोकल लीडरशिप है उससे बहुत नाराज है। महंगाई जिसको मुंगवारी कहते हैं, वहां मुंगवारी बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन जहां नरेंद्र मोदी का नाम आता है, ये मुझे स्वीकारने में कोई बिल्कुल हिचक नहीं है, नरेंद्र मोदी के नाम पर ही ये गुजरात का चुनाव आप जीत रहे हैं। लेकिन साथ में लोग ये भी बोलते हैं कि हो सकता है कि ये आखिरी बार हो, क्योंकि अब मोदी जी हमेशा तो नहीं रहेंगे। तो गुजरात में बीजेपी को अपना जो नीचे का पार्टी स्तर है, जो नीचे की लेवल के लोग हैं, लीडरशिप है, एक प्रयास उन्होंने किया पूरा मंत्रिमंडल बदल के। लेकिन आज भी वहां आप जाइए तो अन्य राज्यों में जो निचले स्तर पर सरकार की समस्या होती है, सरकारी ऑफिस में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, सभी वहां भी है। अगर उसमें गवर्नेंस पे इन्होंने सुधार पे काम नहीं किया तो ये चुनाव तो निकल गया। इस बार मोदी जी के नाम पे कांग्रेस लड़ भी नहीं रही है। आगे के चुनाव में जब आप लड़ेगी या कांग्रेस लड़ेगी या दोनों में गठबंधन हो जाए, वो स्थिति इनकी क्या होगी, इसको इनको आज से सोचना पड़ेगा। लेकिन गुजरात में एक सवाल आपसे और संकेत से आपसे भी, एक जो दिल्ली के जो गलियारों में कहते हैं प्रेस क्लब की गॉसिप और यहाँ की गॉसिप, उसमें एक कल रात से मार्केट की, हाँ नहीं, खान मार्केट की नहीं है, वो टिपिकल उधर की है, राजनीति वाली है। उसमें एक पत्रकार का एक ट्वीट जो है वो कल से चर्चा में है कि क्या ये संभावना है कि गुजरात में अभी नहीं तो कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़े केंद्रीय नेता जो बहुत प्रभावशाली है उनको मुख्यमंत्री के रूप में वहां भेजा? ये तो संभव है, मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था। हालांकि ये स्पष्ट कर दिया है कि भूपेंद्र पटेल ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और उसको बहुत बड़ा टारगेट बीजेपी लेकर ये कल रात से इस पे चर्चा शुरू। अभी तो भूपेंद्र पटेल ही होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि भूपेंद्र पटेल ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर बीजेपी को यहाँ पर सत्ता मिलती है। लेकिन आप इसको रूल आउट नहीं कर रहे हैं अभी, रूल आउट नहीं। लेकिन सुदीप जी, जो बात आप मोदी जी के नाम पर कर रहे थे गुजरात में, केवल गुजरात में ही नहीं इस चुनाव में, बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को अगर सरकार बनती दिख रही है या फिर अगर बीजेपी अपनी पोजीशन बचाते हुए दिख रही है तो उसमें नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए भी क्योंकि जो कनेक्ट उनका हिमाचल की जनता के साथ है, जब वो बतौर संगठन मंत्री वहां के प्रभारी रहे, वहां पर उनका आना जाना और जिस तरह से लोगों को अपने नाम से वो जानते हैं और उनकी अपनी एक पर्सनल ऑरा और जो उनकी पहचान, वो सीधे सीधे कनेक्ट करती है हिमाचल के लोगों की। तो इसीलिए चाहे जयराम ठाकुर के बारे में
उनकी परफॉर्मेंस के बारे में आप बहस कर सकते हैं कि वो उन मापदंडों पर उतरे, खरे उतरे या नहीं उतरे, लेकिन जब बीजेपी नरेंद्र मोदी को आगे कर देती है तो फिर बाकी सारी चीजें पीछे हो जाती है। तो हर चुनाव में है कि उन्हीं का चेहरा आगे ठीक है करते हैं जी। कि नरेंद्र मोदी के नाम पर कांग्रेस बीजेपी को हर राज्य में कुछ एडवांटेज है, लेकिन हिमाचल में ये चीजें दो चीजों के कारण ब्लॉक हो रही है। कितना एडवांटेज होगा ये रिजल्ट फाइनल बताएंगे। एक तो अग्निवीर योजना, अग्निवीर योजना क्या है, हमीरपुर का इलाका, ऊना का इलाका, कांगड़ा का इलाका में बहुत बड़ी संख्या में मिलिट्री एस्पायरेंट है, और ये जो अचानक आई कि 4 साल पहले लोग तैयारी कर रहे थे, दूसरी एग्जाम में भर्ती है, और उनको ये अचानक योजना आई, तो ऊना के इलाके में और हमीरपुर के इलाके में भारी विरोध हुआ। दूसरा, ये जो महंगाई है, गैस के सिलेंडर के दाम है जो 1200 रुपए पहुंचे हैं, उसके कारण भी ये जो उनकी अपील है उस पर, लेकिन डेफिनेटली अपील है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन गुजरात में वो जो महंगाई की बात है वो सॉइल, सन ऑफ सॉइल के कारण खत्म हो जाती है। बिल्कुल, और गुजरात में वो फैक्टर काम करने लगता है कि ये हमारा गुजराती। और जैसा कि और सुदीप का जो कहना था वो ये नहीं करें, वो पोस्ट मोदी इरा की बात कर रहे हैं कि अभी तो आप सरवाइव कर जा रहे हैं, जब तक मोदी साहब है लोग भूल जाते हैं कि नहीं ये हमारा सन ऑफ सॉइल है। नहीं देखिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा सुदीप जी से, क्योंकि बीजेपी गुजरात में सबसे ज्यादा और उसके बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर कि बीजेपी का संगठन बहुत ही ज्यादा मजबूत है। और ये नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले भी आप जानते हैं, केशुभाई पटेल भी जब मुख्यमंत्री बने थे 1995 जब बीजेपी ने पहली बार गुजरात में जीत हासिल की थी, 121 सीटें लेकर के आए थे। तो ऐसा नहीं है कि गुजरात में बिल्कुल ही बीजेपी शून्य है या कुछ नहीं है, या इनके आने के इनके बाद जो क्या परिस्थिति बनी, क्योंकि संगठन वहां पर इतना मजबूत है। लेकिन इनकी अपनी व्यक्तिगत अपील पीएम मोदी की, और जिस तरह से व्यक्तिगत हमले उनके ऊपर किए गए, उसको एक गुजरात की जनता ने अस्मिता के ऊपर चोट मानना, ये सब मिलकर के एक तरह से बीजेपी के पक्ष में काम करता है। बिल्कुल, एक सवाल चयनिका उनियाल से ले लेते हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। चयनिका जी, आप सुन रही होंगी जिस तरह से गुजरात में कांग्रेस का एक तरह से वॉकओवर दिया गया है बीजेपी को। वोट शेयर इतना बढ़िया रहा 2017 में, लेकिन उसके बाद कोई मेहनत करती हुई कांग्रेस बिल्कुल नजर नहीं आई, और उसी का है जो नतीजों में रिफ्लेक्ट हो रहा है आज। देखिए, ये जो बात बार बार कहा जाता है ना कि कांग्रेस ने वॉकओवर दिया, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी, ये बड़ा हमारे जैसे लोगों को बड़ा दुखता है, क्योंकि हम लोगों ने वाकई में मेहनत की। वो बात अलग है कि हमने भाजपा और आम आदमी की तरह पंप एंड शो नहीं किया। अभी हाल ही में कहा गया कि मुकुल जी आज क्या कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि पूरे नवंबर महीने में मुकुल जी सूरत में ही थे और वो घूम रहे थे, ऐसा नहीं। नहीं मैडम, कांग्रेस के नेता मेहनत बहुत करते हैं, वो होटल में ही मेहनत करते हैं, माफ कीजिएगा। ऐसा नहीं, बहुत ऐसा वो नहीं। वो मेहनत आप गलत जगह करते हैं। यदि आपने मेहनत करी होती, होटल में रुकी भी नहीं तो थी, आज मैं तो किसी कार्यकर्ता के घर में रुकी थी। आप प्लीज ऐसी बात ना करें। नहीं, आप ये ना कहें कि आपने मेहनत किया है। आप मेहनत किए होते तो आपका रिजल्ट कुछ और होता। आप यदि आपने मेहनत नहीं करी है, माफ कीजिएगा, आपने वॉकओवर दिया है, आप स्वीकार कीजिए कि हम बुरी तरह हारे हैं। आंकलन है, मैं आपके आंकलन से सहमत नहीं हूँ। आप मेरे आंकलन से असहमत होने के लिए आप स्वतंत्र हैं, पर मैं आपके आंकलन से सहमत नहीं हूँ। हमने मेहनत की, हमने मुद्दों पे मेहनत की, हमने हर मुद्दे को उठाया जो वहाँ का लोकल मुद्दा था। आपने मुद्दे पे मेहनत की, इन्होंने मुद्दे पे मेहनत की और इनको 48 सीटों का नुकसान हो रहा है। मुझे ये लगता है कि जो जमीनी कार्यकर्ता है वो उतरा है जमीन पर, लेकिन हम लोगों को दिल्ली में बैठे हुए हमें वो स्टार चेहरे चाहिए होते हैं जो बड़े प्रचारक चाहिए। 48 सीटों का नुकसान है कांग्रेस को, बिल्कुल। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने मुद्दों पे मेहनत की। चयनिका जी, मेरा सवाल आपसे ये बताइए कि अगर आप कह रही हैं मेहनत बहुत की है और नतीजा और परिणाम इस तरीके का है कि 48 सीटों का नुकसान, हाँ 48 सीटों का नुकसान, तो फिर कमी कहां रह गई ये बता दीजिए। 9:30 बजे हैं, एक सेकंड आप मेरी बात सुन लीजिए। आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं अपनी बात पूरा मौका तो दीजिए, मेरी बात कंप्लीट एकदम पूरा मौका दे रहे, बोलिए। नहीं, आप मौका नहीं दे रहे, मैं मांग रही हूँ आपसे मौका। मैं ये कह रही हूँ कि एक तो आपने पिछले बार के भी नतीजे देखे होंगे, पिछली बार के नतीजे में बहुत सारी सीट्स ऐसी थी जिनमें बहुत कम मार्जिन था, तो इसलिए ये लीड है, और लीड कितनी है, ये क्या कवर हो सकती है नहीं हो सकती है, ये अपने आप में एक डिबेटेबल इशू है। तो इसलिए अभी 9:30 बजे है, कम से कम 1 घंटा और दीजिए। अच्छा, दूसरी चीज रही बात,
हमने जो राजनीति की, हमने हिंदुस्तान की राजनीति को मुद्दों की तरफ मोड़ने की कोशिश की, हमने चेहरे और भावनाओं से और ध्रुवीकरण से अलग हटाने की कोशिश की। और ये कोशिश हमने सिर्फ गुजरात में ही नहीं की, ये कोशिश हमने हिमाचल में भी की। और आप हिमाचल में देखिए कि हर 11 जिले हैं, 11 जिले में एक AICC सेक्रेटरी महीनों से काम कर रहे थे। गुजरात के अंदर मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूं जो पिछले साल 1.5 साल से वहां पे विधानसभा वाइज काम कर रहे थे। ठीक है, रिजल्ट क्या आएंगे वो तो 1 घंटे बाद हम बात कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मेहनत की बात है, मेहनत की गई। रही बात आपने होटल की गई, तो मैं खुद एक कार्यकर्ता हूं, आप नेता मानो, कार्यकर्ता मानो, जो मानो, मैं वहां जब भी गई हूं किसी कार्यकर्ता के घर में रुकी हूं और उनके घर से हमने मेहनत की। तो हमारे पास जो भी संसाधन रहे, जो भी हमारा टाइम रहा, हमने पूरा डिवोट किया। परिणाम 1 घंटे के बाद हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मेहनत की कमी नहीं थी। मुद्दों पे राजनीति की और कांग्रेस आगे भी मुद्दों पे ही बहुत डिफेंड करा आपने। चैनिका जी, इससे पहले कि हम और चर्चा करें, एक ये तस्वीरें दिखा दें। ये श्री कमलम जो कि नया बना हुआ बीजेपी का हेडक्वार्टर है गुजरात में, जहां पर जश्न का माहौल शुरू हो गया है। और वो क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप ये लीड्स देखें, बढ़त देखें, तो 140 पार हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी। और इसमें कुछ जो बड़े कैंडिडेट्स हैं उनके डिटेल्स भी आनी शुरू हो गई हैं। रिवाबा जडेजा जो कि जामनगर नॉर्थ से कैंडिडेट थी, आप रविंद्र जडेजा की पत्नी, रविंद्र जडेजा की सर जडेजा की वाइफ जो है वो लीड कर रही हैं। आपको ये भी बता दें, कुछ ट्रेलिंग, जिग्नेश मेवानी ट्रेल कर रहे हैं वडगाम से, ईसुदान गढ़वी ट्रेल कर रहे हैं, अर्जुन मोडवाडिया ट्रेल कर रहे हैं। जी संकेत, आपने चैनिका से पूछना चाहिए था कि कांग्रेस की सीटें 182 सीट वाले गुजरात में हिमाचल से कम आ रही है। हिमाचल में 68 में वो 30-31 आ रहे हैं और यहाँ 27। वो देखते हैं, और इतनी मेहनत इन्होंने वहां की है। अभी पूछेंगे, अभी उनके पास जाएंगे, पहले अंकित की रिपोर्ट देख लेते हैं। अभी 1.5 घंटा ही हुआ है, लेकिन जस्ट जैसे अर्ली ट्रेंड्स अभी दिखा रहे हैं कि लगता है भारतीय जनता पार्टी गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ सफलता की ओर बढ़ रही है। 2002 का जो अपना रिकॉर्ड था भारतीय जनता पार्टी के 127 का, उसको भी अभी ट्रेंड्स कम से कम दिखा रहे हैं, उसके आगे निकल चुकी है। और शायद माधव सिंह सोलंकी का जो रिकॉर्ड था कांग्रेस में 1985 का जो रिकॉर्ड था उनका, उसको भी तोड़ती कहीं ना कहीं शायद उसकी उम्मीद लगाए बैठी होगी। तो जबरदस्त तैयारियां यहाँ पे बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है कमलम गांधीनगर में, वहां चल रही हैं। ढोल वाले पहुंचने शुरू हो गए, अभी पूरी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर माहौल बनाने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ये लोग अपने कपड़े पहनकर तैयारी कर बिल्कुल अभी यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर्स के अंदर समा बांधने के लिए तैयार हो रहे हैं। बने रहिए एनडीटीवी के साथ, सारी खबरें लेकर आपके लिए आ रहे हैं। तो गुजरात और हिमाचल के साथ जो है कई राज्यों में उपचुनाव भी हुए हैं, और जिसमें कि सबसे जिस पर लोगों की निगाहें हैं वो है मैनपुरी लोकसभा का जो उपचुनाव है। यहाँ से डिम्पल यादव जो है वो आगे चल रही है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, और उसके बाद रामपुर में भी सपा को बढ़त है। हाँ, तो ये दोनों जो है वो पॉजिटिव और गुड न्यूज है समाजवादी पार्टी के लिए। हाँ, उड़ीसा में बीजेडी आगे है, तो ये राजस्थान में कांग्रेस आगे है। राजस्थान में कांग्रेस, तो उपचुनाव में ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा अपसेट नहीं हुआ है, उलटफेर उस तरीके का नहीं हुआ है। बिहार का देखते हैं वहां पर क्या स्थिति है। रामपुर विधानसभा में सपा को बढ़त, जैसे कि हमने बताया, ये आजम खान वाली सीट है, ये आजम खान की सीट है ये। और बिहार में बीजेपी आगे ये एक अपसेट जो है, आप कह सकते हैं अपसेट हो सकता है। ये सरदार शहर जो है राजस्थान, यहाँ से कांग्रेस आगे है, ये भी एक्सपेक्टेड था। पदमपुर से बीजेडी आगे है। पहली बार जो है नवीन पटनायक किसी उपचुनाव में जो है चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे। पदमपुर की सीट पर बीजू जनता दल यहाँ से आगे चल रही है। लेकिन मैनपुरी लोकसभा जो है डिम्पल यादव जो सीट जो है कि वो आगे चल रही है। ये सीट आपको बता दूं कि मुलायम सिंह यादव जी की सीट है जो उनके निधन के बाद। लेकिन ये तो उपचुनाव की बात हो गई। एक रोचक मुकाबला, दो चीजें होंगी। देखिए, अब गुजरात में वोट शेयर जो सामने आ रहे हैं सुदीप जी, वो मैं आपको बता दूं, वो गरबा हो रहा है, हमें गरबा भी साथ साथ दिखाना चाहिए। जी, गरबा शुरू हो गया है श्री कमलम में, गुजरात के हेडक्वार्टर्स में। एएनआई फुटेज आ रही है, मैं कहूंगा हाँ ये देखिए सुदीप जी, ये डांस शुरू हो गया।
एक बार जरा वो गरबा दिखा दें जी। ये श्री कमलम है, ये गांधीनगर में बीजेपी का मुख्यालय है जहां गरबा खेलना शुरू, और वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं 144 पर बीजेपी पहुंच गई है। अगर ये कंसोलिडेट हो जाता है सुदीप जी, तो पूरी तरीके से मुमकिन है और चांस है कि माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ सकती है। 145 पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये उनका बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है। वोट शेयर अभी तक 52% बीजेपी का है, कांग्रेस 29% वोट शेयर पर नीचे आ गई है, और सबसे हैरानी की बात आम आदमी पार्टी 13% वोट शेयर पर अभी गुजरात में। क्या आपका क्या विश्लेषण रहा है? 52% वोट शेयर। बिल्कुल, मुझे तो ये लग रहा था कि शायद 49% का बैरियर क्रॉस न हो बीजेपी का, लेकिन अब के परिणाम दिखा रहे हैं कि वो 52% पहुंच रहा है, जो अब तक का माने वोट परसेंटेज में भी सबसे बड़ा परफॉर्मेंस है बीजेपी का। ये 90 के रिजल्ट हमको नहीं पता है, जिस समय जनता दल और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, शायद उस समय 50% का बैरियर टूटा था। उसका असर है या क्या आपका आंकलन क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी ने सेंध लगा दी है कांग्रेस के वोटों में। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी ने सेंध लगाई है, वो तो है ही। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 5% वोटर कम निकले, वो लोग यहाँ एनालिसिस कर रहे थे कि बीजेपी को नुकसान होगा। मुझे ग्राउंड पे दिख रहा था कि वो कांग्रेस का वोटर है जो नहीं निकल रहा है, क्योंकि कांग्रेस ग्राउंड पे नहीं है, ना कांग्रेस का वर्कर ग्राउंड पे है। मैंने बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां पे बिल्कुल खुला मैदान छोड़ दिया। तो ये जो 10 साल में सबसे कम वोटर टर्नआउट रहा गुजरात में। टोटल नंबर ऑफ पोल्ड वोट जो है वो हो सकता है पिछले बार जितना ही पाया बीजेपी के, लेकिन वो पोल्ड वोट में 52% है, पहले से ज्यादा दिखाएगा। तो सीटें भी इसलिए इतनी बढ़ रही है। इसका मतलब अगर मतदान ज्यादा होता तो बीजेपी को और ज्यादा वोट मिलते। नहीं, जो बीजेपी का वोटर वोट डालने निकला है, कांग्रेस का नहीं निकला। वो कांग्रेस का वोटर वोट डालने नहीं निकला है पूरा, क्योंकि वहां निराशा थी। उनके पास मोटिवेशन की बहुत कमी बिल्कुल है। क्या करेगा बेचारा वोटर? मैंने उनको प्रचार नहीं करने जाओगे आप। एक हर वोटर का ईगो होता है ना, आप जाके उसको थोड़ा सा नहीं, पर इसको इस तरह भी देखा जा सकता मनोरंजन की अगर वोट प्रतिशत बढ़ता, जैसे 70% है, क्योंकि बीजेपी वहां पर 48 से 50 इस रेंज में रहती है, वो चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। और कांग्रेस जो पिछली बार 43% थी पिछले बार। तो अगर आप ये देखिए कि अगर 70% के मतदान में बीजेपी को 50% वोट मिलते थे, तो 64% में बीजेपी को 52% मिल रहे हैं, तो 70% होता तो बीजेपी का आंकड़ा और 55-56 तक भी जा सकता था। अब इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। देवेंद्र पटेल हमारे साथ मौजूद है। देवेंद्र जी, जो पिछली बार के चुनाव थे उसमें बीजेपी का जो स्विंग था वो 1.15% था, और कांग्रेस का डबल एक तरह से था 2.57%। इस बार जो कांग्रेस का जो आपने कहा कि वॉकओवर भी दे दिया है, तो जो ये बीजेपी की इतनी भारी बहुमत आती हुई दिख रही है गुजरात में, वो किन कारणों से आप देख रहे हैं? क्या ये कांग्रेस का वोटर, जिस तरह से सुदीप कह रहे थे, वो वोट करने नहीं निकला, या क्या कारण इसके पीछे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर या सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पर नहीं है, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का एक स्वरूप में मॉडर्न बना दिया है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना जो जैसे कांग्रेस में सेवा दल था, तो आज भारतीय जनता पार्टी के पास अपने एक पन्ना प्रमुख, जिसको इंग्लिश में हम पेज प्रमुख कहते हैं। तो ये जो कांग्रेस में सेवा दल था, तो सेवा दल के लोग हर घर पे जाके कांग्रेस के लोग वो वोटर्स को पोलिंग बूथ तक ले आते थे। अभी ये वो बात तो रही नहीं। आज कांग्रेस में जो सेवा दल है वो सिर्फ कागज पर है, वो एक्चुअली ग्राउंड रियलिटीज उनकी नहीं है। दूसरा, बीजेपी के जो भी वोटर्स है वो कमिटेड वोटर्स है, वो सिर्फ घर में बैठे नहीं रहते। आवाज चली गई, आपकी आवाज चली गई सर। जी चलिए वापस आएंगे, लेकिन थोड़ा सा हिमाचल का जिक्र यहाँ पर करना जरूरी है, जहां पर लगातार वो कांटे की टक्कर जो है वो चले जा रही है। हिमाचल के आंकड़े जरा स्क्रीन पर दिखा दें। 33 पर बीजेपी है और कांग्रेस 32 पर है। ऐसी स्थिति में अखिलेश जी, एडवांटेज किसको होगा? बीजेपी को। वो इसलिए क्योंकि देखिए, बीजेपी के पास केंद्र में सरकार है, बीजेपी के वहां पर राज्यपाल हैं, और इसके साथ ही आप ये भी मत भूलिए कि अभी तक यही होता है कि जिस भी राज्य में इस तरह की हंग असेंबली बनती है, वहां पर बीजेपी हमेशा से पिछले 8 साल में अपनी सरकार बनाने में कामयाब होती है। कई बार तो ये होता है कि बीजेपी नंबर 2 होती है तो भी अपनी सरकार बना लेती है। तो इसलिए ये मध्य प्रदेश में, और ये जो हम बात करते कि क्या रायपुर जाएंगे या जयपुर जाएंगे विधायक, नहीं, उस पर मुझे किसी ने भेजा है, बड़ा अच्छा उन्होंने लिख के उन्होंने ये भेजा है कि
नहीं, उन्होंने भेजा है रिजॉर्ट के ऊपर कि सारी दुनिया तो छुट्टी मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के रिजॉर्ट में जाती है, लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश के विधायक इस साल छुट्टी मनाने के लिए गुजरात या असम में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सच में हाँ, गुजरात या असम भी जा सकते हैं रायपुर के बदले। तो ये एक आयरनी है, इसलिए मैं कह रहा था दुकान खुला नहीं और वो वाली कहावत। लेकिन ये जो है आपको बता दें हम अपने दर्शकों को कि ये जो हिमाचल का जो बैटल है वो बहुत देर शाम तक आपको चलने वाला। इसी तरह एक सीट आगे एक सीट पीछे, और जो दो अन्य 3 है या 2 जो भी होंगे उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वही तय करेंगे कि हिमाचल में किसकी सरकार बनती है। पटेल साहब की अगर ऑडियो आ गई हो तो मैं उनसे एक सवाल पूछता, क्या पटेल साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ पटेल साहब, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि वैसे तो आम आदमी पार्टी का फिलहाल अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है, उनके हिसाब से नई पार्टी है, छोटी पार्टी थी, 11 सीटें पहली बार में वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, वोट भी उनको 10% से ऊपर मिलते दिख रहे हैं। लेकिन एक जो बड़ा सवाल जिस पर कि पूरे देश में इस समय बहस छेड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया, रेवड़ी संस्कृति को लेकर। जब ये प्रचार हो रहा था तब लोगों से बात हो रही थी तो गुजरात के लोग बोलते थे कि हमें इस तरह की मुफ्त की कोई चीज नहीं चाहिए, हम कमा के खाने वाले लोग हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन चुनाव परिणामों ने ये जो दिल्ली में चली हुई रेवड़ी संस्कृति है इसको खारिज कर दिया है? बिल्कुल, देखिए पूरा हिंदुस्तान अनेक विविधताओं से भरा एक देश है। हर राज्य की अपनी एक संस्कृति है जी। और हर राज्य की अपनी एक एस्पिरेशन, अपनी अभिप्साएं, अपनी आकांक्षाएं होती है। गुजरात के लोगों को समझने के लिए आपसे पहले यह समझना चाहिए कि गुजरात का किसान मेहनत कश है, बिजनेस और व्यापार धंधा करने वाला मेहनत से पैसा कमाता है। आज से 400 साल पहले गुजरात के पाटीदार कम्युनिटी के लोग पवन से चलने वाले दरियाई जहाज से में बैठकर और धंधा रोजगार करने के लिए अफ्रीका गए थे। 400 साल पहले जब बिजली भी नहीं थी और स्टीमर भी नहीं थी, स्टीम इंजन भी नहीं थे, और 6 महीने के बाद 1 साल के बाद कोई आता था कि भाई आपका वो वापस। तो मतलब ये है कि गुजरात के लोगों को मुफ्त नहीं चाहिए। गुजरात के लोगों को आप बोलो कि हम ये बिजली दे देंगे, गुजरात के लोगों की प्रायोरिटी रेवड़ी कल्चर नहीं है। गुजरात के लोगों की प्रायोरिटी है उनका धंधा ठीक से चले। नहीं, लेकिन देखिए इसी से जुड़ा आप जो रेवड़ी की बात कर रहे हैं, अब आप मुझे बताइए, कोई परिभाषा नहीं है कि ये रेवड़ी है क्या। अव्वल तो रेवड़ी बहुत ही अच्छी मिठाई होती है, दूसरी चीज वो खामखा लखनऊ के जो लोग हैं वो जानते हैं, खामखा बदनाम हुई रखी है भारतीय राजनीति में। लेकिन वो मसला अलग। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि रेवड़ी क्या है और जन कल्याण क्या है, इसकी कोई परिभाषा तो है नहीं। संजीव झा भी हमारे साथ है। संजीव झा भी हमारे साथ है। आप मुझे बताइए कि ये जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है उसमें फ्री एजुकेशन टू गर्ल्स, फ्री बस राइड, फ्री 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, अब इसको भी तो रेवड़ी कहा जा सकता है। तो रेवड़ी की परिभाषा क्या है? संजीव जी में हमारे साथ हैं। संजीव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप अपनी जो परफॉर्मेंस है गुजरात में उसको किस तरीके से देखते हैं, या यूं कहें यही आपका मकसद था चुनाव लड़ने का, 13 से 15% वोट शेयर पाने का और नेशनल पार्टी बन जाने का? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा कहा जाता था कि गुजरात एक अभेद्य किला है। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने 3 महीने 4 महीने लगातार मेहनत करके उस अभेद्य किला को भेदा है, और हमने कुछ इश्यूज बेस्ड जो चुनाव होता है वो लड़ने की कोशिश करी। और जैसा आप कह रहे हैं कि फ्री एजुकेशन की बात वहाँ हो रही है, बाकी फ्रीज की बात हो रही है, हमने कहा कि क्वालिटी शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए, क्वालिटी हेल्थ फ्री मिलना चाहिए, बिजली फ्री मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि ये लोगों की जरूरतें हैं। तो वो एक मुद्दा बना, और जहां कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी गए, लोगों ने उनकी बातों को स्वीकारा, उनकी बातों पर भरोसा किया। मैं ये मानता हूं, हालांकि अभी ये बहुत शुरुआती रिजल्ट है, मुझे विश्वास है कि इससे आगे हम जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है जो एक अभेद्य किला था गुजरात, उस किला को हम लोगों ने भेदा है, और मुझे लगता है यहां से एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और आपने भी बिल्कुल ठीक कहा कि एक तीसरी उपलब्धि में मानता हूं कि आज आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी भी हो जाएगी, तो ये उपलब्धि है जी। बहुत अच्छा आज उपलब्धि है। अब देखते हैं कहां तक आप आगे जा पाते हैं। इस दौर में फिलहाल रेस में मीलों आगे जो है बीजेपी निकल चुकी है। संजीव कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन संजीव ये भी है जो आप कहना, अच्छा मुझे लगा आप कुछ कहना चाह रहे हैं। अंकित के पास चलते हैं। अंकित के पास जरा, वो श्री कमलम में है, वहां पर जाहिर सी बात है बहुत एक्साइटमेंट है। अंकित, घूम जाइए पीछे।
संकेत, एक्साइटमेंट बड़ा जबरदस्त है। आप अभी कुछ देर पहले आते तो मैं आपको बड़े लाउड म्यूजिक भी सुनवाता, जहां पर गुजराती वर्जन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो हमने उत्तर प्रदेश में सुना था उसका गुजराती अनुवाद वाला गाना भी चल रहा था। पर बीजेपी के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर बात करिए कुछ देर पहले मैं कुछ लोगों को देख रहा था, ऑटो में ढोल वाले जो थे वो भरकर तैयार होकर यहाँ पर आए हैं। वो अपनी यूनिफॉर्म में अभी आने वाले हैं, जैसे यूनिफॉर्म में आ जाएंगे तो ढोल नगाड़े भी यहाँ शुरू हो जाएंगे। आप लोग तैयारी शुरू कर दी है, आप लोगों ने जश्न मनाने की, यहाँ पर तैयारी शुरू हो गई है जश्न मनाने की भाई साहब? हाँ, जश्न मनाने की पूरी तैयारी चालू हो गई है। अब क्या क्या है आज जश्न की तैयारी में? बस जश्न की तैयारी, अभी तो झांकी है। हाँ, अभी पूरी तैयारी चल रही है। अच्छा, तो अभी लोग आने और शुरू हो गए, नेता वेता सब आने शुरू हो जाएंगे यहाँ? अभी धीरे धीरे सभी लोग आ जाएंगे। सभी लोग पूरे, देखिए एक इंच जगह नहीं मिलेगा सारे। आप लोगों को क्या लग रहा है कितना आंकड़ा होने वाला है? 150 प्लस 150 100। जी जी, रिकॉर्ड तोड़ देंगे। रिकॉर्ड तोड़ना ही है इस बार। देखे मंदिर बना अपना, 370 हटा, तो इससे बड़ा क्या है बताइए? मोदी जी और जय श्री राम के नारे लग रहे थे अभी। अरे लगेंगे नारे न सर, अभी तो सब नारे लगेंगे। अभी तो शुरुआत है, झलक है। तो ये आपको मिल रहे हैं काफी एक्साइटेड यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, इन सबको बताया जा रहा है कि अंदर चलिए, टीवी पे बड़े नेता बोलेंगे, आप लोग अपना सिर्फ जश्न मनाने की तैयारी कीजिए। लेकिन यहाँ पर अभी जबरदस्त तैयारियां हैं संकेत, और कुछ देर में आपको यहाँ पर वो भी दिखाएंगे जब लड्डू बंटने शुरू हो जाएंगे। इंतजार हो रहा है करीब शायद 11 बजे का। 11 बजे के बाद यहाँ पर जो माहौल है, जैसे कि बता रहे थे, होली दिवाली सब इकट्ठा होकर आज मनाने वाली है भारतीय जनता पार्टी गुजरात में। मैं ये अभी अखिलेश जी एक सवाल पूछ रहे थे, सुझाव दे रहे थे, ये सुझाव दे रहे थे। वहां जो गुजराती वर्जन गा रहे हैं, जो राम को लाए हैं, वो उनसे बोलिए कि एक बार गा दें, जरा सुन लें, क्योंकि यूपी में तो ये गाना बहुत सुना गया, गुजराती वर्जन इसका नहीं सुना इस चुनाव में। कोशिश कीजिए अंकित, अगर हो जाएगा गाया जा रहा है तब मैं आपको वो सुनवाऊंगा जरूर। तो अंकित आप उसकी तैयारी कीजिए, आप उसकी तैयारी कीजिए, याद ना उस तरीके से। जी, आप उसकी कोशिश कीजिए। तब तक हमारे साथ यहाँ पे कुछ हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। सुदीप, अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ कि आम आदमी पार्टी की जिस तरह से हम डबल डिजिट की बात कर रहे हैं, अगर वो आ रहे हैं, अपना वोट प्रतिशत एक तरह से बढ़ा लेते हैं, वो क्या संदेश है एक तरह से राजनीति के क्षेत्र में? देखिए, आम आदमी पार्टी का आना कांग्रेस और भाजपा जो दोनों हैं, दोनों के लिए खतरे की घंटी है। इस सेंस में है कि एक नई पार्टी आके पहले ही चुनाव जो गुजरात को ठीक से लड़ रही है, डबल डिजिट में वोट परसेंटेज भी जा रहा है और 10 सीटें दिखा रहे हैं कि वो सीट भी 10 पा जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि जनता अब तक का जो गवर्नेंस है उससे खुश नहीं है। विकल्प नहीं है करके कोई एक पार्टी जीत रही है लगातार, लेकिन अगर विकल्प एक अच्छा विकल्प के रूप में सामने आएगा जिसकी लीडरशिप पे जनता भरोसा कर सकती है, तो जनता बदलने के लिए तैयार है। ये जो भारतीय मतदाता का जो मिजाज है, ये हमने पिछले 70 साल में देखा है। नहीं तो कभी कांग्रेस बाहर नहीं होती। अब भाजपा की वो पोजीशन है जो कभी कांग्रेस की हुआ करती थी, और आम आदमी पार्टी भी वही तैयारी कर रही है कि धीरे धीरे वो पूरे देश पर फैले और वो भाजपा का विकल्प के रूप में बने। तो ये पंजाब में पहले देखा था हमने, पंजाब तो उन्होंने कर दिखाया। हाँ। दिल्ली में आप ये देखिए, दिल्ली पूरे देश में मोदी जी का जादू चलता है, लेकिन दिल्ली देश का दिल है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव जहां उनका व्यक्तिगत होता है कि वो प्रधानमंत्री बनाना है, वहां तो वो जीतते हैं, लेकिन यहां वो अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाते। इस बार वो अपना एमसीडी भी नहीं बचा पाए। तो ये आम आदमी पार्टी की एंट्री जो है, वो जो स्थापित पार्टियां हैं उनके लिए कोर्स करेक्शन का सीधा सीधा मैसेज है कि अगर आप लोग ठीक नहीं करेंगे तो एक नया एंट्रेंट है जो सामने आके आपको रिप्लेस करेगा। कांग्रेस बहुत हद तक रिप्लेस हो रही है। कांग्रेस को तो ये आखिरी मौका है, 1-2 चुनाव जो है 24 के, वो अगर अपने आप को नहीं बचा पाए तो वो उनको रिप्लेस हो जाएंगे। संकेत, ईसुदान गढ़वी कैसा कर रहे हैं? अगर संजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं, और उस लिहाज से संजीव जी, ईसुदान गढ़वी पर बहुत जोर लगाया आम आदमी पार्टी ने। पीछे है वो। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है वो इस समय नहीं, पीछे खंबालिया से पीछे चल रहा है। हम देख लें जरा आम आदमी पार्टी, जैसे जैसे आप बोल रही हैं वैसे वैसे मैं जी। तो संजीव झा नहीं है, तो मैं सिर्फ चर्चा को आगे बढ़ाने की। सुदीप जी, आप कांग्रेस का कोलैप्स देखिए, 23 सीटें, हाँ, केवल 55 सीटों का नुकसान। वो पार्टी मतलब जिसको ये नंबर ऑफ सीट में है, कोलैप्स वोट में नहीं है। वोट अभी भी 25% से ऊपर आने वाला है, लेकिन अगर लेकिन वो भी तो कम है, बहुत कम है, लेकिन अभी भी वो आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट पा रहे हैं। लेकिन अगर इन्होंने अपने आप को गुजरात में नहीं संभाला तो अगले चुनाव में ये बाहर हो जाएंगे।
तो क्या राहुल गांधी को अब ये सोचना नहीं चाहिए सुदीप जी कि चुनाव जो है, अगर आप राजनीति हैं, राजनीतिक में आप काम कर रहे हैं, राजनीतिक दल हैं, आप कोई एनजीओ नहीं है, तो आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा और चुनाव लड़के जीतना ही पड़ेगा। मैं तो ये कह रहा हूं, राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, जो एक अच्छी पहल है और अच्छा संदेश जा रहा है, प्रियंका गांधी को क्यों नहीं भेजा गया? बिल्कुल, प्रियंका गांधी भी गुजरात में एक भी रैली नहीं की। इवन कांग्रेस के पास बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उनमें से कितनों को डेप्यूट किया गया कि भाई सूरत आप जाइए, भरूच आप जाइए, अहमदाबाद आप रहिए, किसको भेजा गया? अरे एमसीडी चुनावों में आपने देखा जो स्थानीय नेता नहीं निकले, जो अंदरूनी कलह है कांग्रेस की, भले ही चाहे दिल्ली में हो, राजस्थान में तो हम जानते ही हैं। अगर हमारे साथ बनी हुई है कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ थी, उनियाल जी अगर हैं यहाँ पर, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप सुन रही होंगी इस चर्चा को, भले ही स्थानीय नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने काम किया, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के लिए बहुत अहम है। कांग्रेस वो कह रहे हैं कि चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है, राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में एक पार्टी के वजूद को बचाना भी एक दायित्व होता है एक राजनीतिक दल का, और सबसे पुराना राजनीतिक दल है हमारे देश का। एक अगर आप मुझे इजाजत दे दें, जवाब देने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत भारी भरकम अपसेट भी होने शुरू हो गए हैं। जैसे कि ईसुदान गढ़वी अब लीड कर रहे हैं खंबालिया से आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन ट्रेलिंग वाली लिस्ट में जिग्नेश मेवानी हैं, रीवाबा जडेजा भी हैं, रविंद्र जडेजा की जो वाइफ हैं। चलिए वो तो बीजेपी से, जिग्नेश मेवानी तो कांग्रेस से। जी बिल्कुल, नहीं कांग्रेस तो खैर ट्रेल कर ही रहा है, लेकिन बीजेपी की इस जीत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ट्रेल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी वहां से जिग्नेश की सीट रिलेटिवली सेफ सीट है, वहां की जो डेमोग्राफी है, लेकिन वहां पर भी ट्रेल कर रहे हैं। वहां अगर वो ट्रेल कर रहे हैं तो बड़ी बात है, तो बड़ी बात है। सोचिए इस जीत में भी कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर दिक्कतें आ रही हैं। गोपाल इटालिया ट्रेल कर रहे हैं, तो ये कुछ अपसेट्स हैं जो कि इस चुनाव में। जी सॉरी, आप अपना सवाल। नहीं तो वही मैं उनसे पूछना यही चाह रही थी, क्या ये एक दायित्व नहीं होता शीर्ष लीडरशिप का कि एक चुनाव को तवज्जो दें? रणनीति में एक भारी चूक है ये कांग्रेस की। देखिए मैं आपकी बात से इस बात से सहमत हूँ कि राजनीति जब हम कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी हैं तो निश्चित रूप से चुनावी नतीजे और नंबर्स हमेशा काउंट करते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी, क्योंकि बार बार यहाँ पे बात हुई गोवा की, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनाव ही नहीं लड़ रही है, इस न्यू नॉर्मल से भी लड़ रही है। क्योंकि इस देश के लोकतंत्र को बनाने में और देश के को आजाद कराने में लोगों ने बहुत कुछ अपना कुर्बान किया था, लेकिन जिस तरीके का जो न्यू नॉर्मल आ रहा है, बड़े हंस करके हम बोलते हैं कि अरे भाई कम आ गए तो कोई नहीं, बीजेपी तो बनाएगी। न्यू नॉर्मल तो कब से नॉर्मल हो गया नहीं है ना? होना चाहिए। नहीं ये न्यू नॉर्मल से कब तक हम लोग न्यू नॉर्मल बोलेंगे इसे? मैं ये कह रही हूँ, अगर महाराष्ट्र में आप सरकार नहीं बना पा रहे हो तो आप गिरा करके बना दोगे, मध्य प्रदेश में आप ऐसा कर दोगे। तो ये जो चीजें हैं इसके ऊपर अगर कोई बोला है अब तक तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी बोली है। चैनिका जी देखिए यहाँ पर उन्होंने हमेशा आवाज उठाई है। रही बात भारत छोड़ो, चैनिका जी मेरी एक गुजारिश है, देखिए ऐसा है कि ये कहना कि वो तोड़ देंगे, और बहुत कैजुअल लेक्सिकॉन में ये बात आ गई है कि बीजेपी ऑपरेशन कमल कर देगी। मेरा ये कहना है कि आप इसके लिए जो लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं उनको जिम्मेदार ठहराएंगी या अपनी पार्टी को, जो कि अपने लोगों को जोड़ करके नहीं, रोक के नहीं रख पा रही है? जबकि एफिडेविट भरवाते हैं, सब कुछ आप भगवान की शपथ दिलवाते हैं, फिर भी टूट के चले जाते हैं। तो इसमें कमजोर कौन? दिक्कत कहां? इसमें दिक्कत मैं ये कह रही हूँ कि जो राजनीतिक एक सोच बन पा रही है पूरे देश के अंदर, जिस तरफ राजनीति जा रही है, आप ये देखिए ना कि रावण कह दिया इशू बन गया, लेकिन इसी देश की बहू को जर्सी गाय कहा गया, इशू नहीं बना उस तरीके का। इसी देश की बेटी को 60 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया। इसी चुनाव में आपके नेता को सद्दाम हुसैन कहा, आप इशू नहीं भुना पाए, बीजेपी ने आपका रावण मैं वही कह रही हूँ कि आप एक भावनात्मक राजनीति एक तरफा कैसे जा सकती है? तो कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ कांग्रेस को नहीं, पर चैनिका जी आपके प्रदेश अध्यक्ष अपना वोट ही नहीं डाल पाते एमसीडी में, बताइए उनको ये पता ही नहीं उनका नाम वोटिंग लिस्ट में है या नहीं है। तो ये क्या बताता है कांग्रेस के चुनाव की तैयारियों के बारे में? दिल्ली में ये एक चूक है। मैं मानती हूँ कि आपको अपने वोट के बारे में पता होना चाहिए, एक चूक हो सकती है जब आपको ये पता है कि सामने वाली पार्टी किस तरीके से जा सकती है। क्योंकि आपने गुजरात में भी देखा कि कांग्रेस ने कितनी सारी कंप्लेंट्स जो है इलेक्शन कमीशन में की, कितनी बार कांग्रेस पार्टी की बात को सुना गया। तो
मैं ये कह रही हूँ कि आपका जो कहना है कि भारत छोड़ो यात्रा वहां नहीं आई, भारत छोड़ो यात्रा जिस तरह से शुरू हुई थी, चाहे हम कश्मीर से शुरू करते, चाहे हम कन्याकुमारी से शुरू करते, हम इलेक्शन से पहले गुजरात नहीं पहुंच सकते थे। और तो आप वहीं से शुरू कर देते, गुजरात से शुरू कर देते, क्या दिक्कत है? गुजरात से आप रूट कैसे बनाते हैं आप ये बताइए ना, कहाँ से घूम करके जाते?